1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1990 से विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस को मनाते हैं। 2014 से 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 2014 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में इसके लिए घोषणा की थी। 3 मार्च को क्यों मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस? क्योंकि 3 मार्च 1973 को वन्य जीव व वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए थे। 2024 की विश्व वन्यजीव दिवस की थीम क्या है? लोगों और ग्रहों को जोड़ना, वन जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज, कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लैनेट इस बार की थीम है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 4 मार्च को 1966 में श्रम व रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 1998 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से अलग है। ये वाला अलग है, ये अलग है। इसके जो प्रमुख होते हैं, 1998 में जो स्थापित हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ये अलग है। 4 मार्च 1972 से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाने लगा 4 मार्च को। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण व प्रसार जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन पॉलिफरेशन अवेयरनेस दिवस मनाया जाता है। 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके लिए घोषणा की थी। 2022 से प्रतिवर्ष ये दिवस 5 मार्च को मनाया जाता है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये पाकिस्तान के 24वें प्राइम मिनिस्टर हैं। नई दिल्ली में प्रवर्तन प्रमुखों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। पिमचानोक वान कोरपोन पिटफील्ड हाल ही में चर्चा में रहे। ये विश्व व्यापार संगठन में थाईलैंड के राजदूत थे। नई दिल्ली में चावल खरीद कार्यक्रम जो भारत का आयोजित हुआ था, उस पर इन्होंने विवादास्पद बयान दिया था। इसके पश्चात भारत के कड़े विरोध के बाद इनको हटा दिया गया थाईलैंड की सरकार के द्वारा। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के जो 5वें चक्र के आंकड़े हैं, ये प्रस्तुत कर दिए गए। पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में ये रिपोर्ट जारी की गई। यह जो सर्वेक्षण किया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन जीव संस्थान के द्वारा ये आकलन किए गए हैं। भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 लगभग है, जिसमें मिनिमम 12,616 और मैक्सिमम 15,132 जो तेंदुए हैं इनकी गणना की गई है। जो 2018 में कितनी थी? 12,852 थी। कुल 1.08% की वार्षिक वृद्धि तेंदुओं की संख्या में देखी गई है। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में तेंदुओं की स्थिति में गिरावट आई है। -3.4% संख्या इनकी कम हुई है यहाँ पर। वहीं मध्य भारत और पूर्वी घाट में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। यहाँ पर वृद्धि का प्रतिशत 1.5% रहा। तेंदुओं की संख्या के मामले में अगर राज्यों के मामले में देखें तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर स्थान पे है। 3,907 तेंदुए हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र में 1985 तेंदुए हैं। कर्नाटक में 1879 तेंदुए हैं। तमिलनाडु में 1070 तेंदुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने तेंदुए हैं? 371 तेंदुए उत्तर प्रदेश में हैं। नागार्जुन सागर श्रीशैलम की बात करें तो सबसे बड़ा ये अभ्यारण्य है जहां पर तेंदुए पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश का पन्ना है। तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश का सतपुड़ा अभ्यारण्य है जहां पर सर्वाधिक तेंदुए हैं। तो टॉप 3 के ये जो अभ्यारण्य हैं और ये टॉप 4 के राज्य हैं जहां पर तेंदुए सर्वाधिक संख्या में विद्यमान है। स्वेलोइंग द सन ये पुस्तक है लक्ष्मी मुर्देश्वरी पुरी का। यूएन की पूर्व सहायक महासचिव रही हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ये पत्नी भी हैं। इनकी पुस्तक है स्वेलोइंग द सन, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है।
समुद्री स्लग। हाल ही में उड़ीसा और बंगाल के तट पर समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम राष्ट्रपति के नाम पर मेलोनाचिलमान द्रौपदी रखा गया है। तो ये समुद्री स्लग की एक प्रजाति है जिसका नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मेलानोचालमिस द्रौपदी रखा गया है। ब्रायन मुलरोनी कनाडा के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं। कंजरवेटिव पार्टी से इनका संबंध था। इनका हाल ही में निधन हो गया। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद के विरुद्ध मुखर आवाज के लिए इनको जाना जाता है। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, इसकी स्थापना को हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसका मुख्यालय भारत में नई दिल्ली में स्थापित होगा। 2023-24 से 2027-28 के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटी समर्थन इसके लिए अपेक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी इन्होंने लॉन्च की। कहां पर? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जिसको निर्मित किया गया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पास इन्होंने इस फेरी को लॉन्च किया। इसका उपयोग जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश में होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी लॉन्च की। किसके द्वारा निर्मित किया गया है इसको? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका उपयोग होगा। यार्स क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, परमाणु सक्षम मिसाइल है, जिसका रूस के द्वारा सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है। 1909 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी, अमेरिका की एक मजदूर महिलाओं की पार्टी थी, इसके द्वारा इसको 28 फरवरी को मनाया गया था। 1921 में इसको 8 मार्च को मनाया गया। 1975 में 8 मार्च को ही संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिल गई। बाद में इसको हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने में एक महिला क्लारा जेटकिन को श्रेय जाता है। डेनमार्क में आयोजित एक सम्मेलन में इन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। 2024 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, वह है महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। इस बार की जो अभियान की थीम है, कैंपेन थीम है, वो है इंस्पायर इंक्लूजन। स्वीडन, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, 7 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य देश औपचारिक रूप से बन गया। इसके पहले पिछले वर्ष फिनलैंड 31वां सदस्य बना था। गोवा, यहां पर ITB बर्लिन सम्मेलन में पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार दिया गया। किसे? गोवा को। ITB बर्लिन सम्मेलन जो हुआ जर्मनी में, उसमें पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर एसोसिएशन के द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गोवा राज्य को। सी डिफेंडर्स 2024 भारत और अमेरिका का संयुक्त तटरक्षक बल अभ्यास है, जिसको पोर्ट ब्लेयर के तट पर आयोजित किया गया। पनामा, जो कि उत्तर अमेरिकी देश है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अनुमोदन करने वाला 97वां देश बन गया है। UNIOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मिसिंग माइग्रेशन प्रोजेक्ट। यह रिपोर्ट 2014 से ही प्रकाशित होती है हर वर्ष। इसमें जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, उनके साथ अन्याय होता है या उन पर अत्याचार होता है, उनको प्रदर्शित किया जाता है। तो वर्ष 2023 में 8,565 प्रवासियों की मौत हुई है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। वर्ष 2022 से ये संख्या 20% अधिक है। डोंगलेंग पैतरेबाजी एक तरह का ये प्रक्षेपण है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत से अक्सर जब उपग्रह प्रक्षेपित होता है तो श्रीलंका में के ऊपर न जाकर के या किसी आबादी वाले इलाके में न जाकर के यह तेजी से अपना पथ चेंज कर लेता है, मार्ग चेंज कर लेता है। इसी को डॉग लेग पैतरेबाजी कहा जाता है। ऐसा कई देशों के साथ होता है ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में उसका जो उपग्रह का, जो रॉकेट का है, उपग्रह प्रक्षेपित करने में जो यूज होता है, उसका मलबा न गिरे, जिससे किसी को क्षति न हो। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में भारत से गतिशील पर्यटन संबंधों के सम्मान में
इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन हुआ। कहाँ पे? दुबई में। झारखंड में भारत की पहली विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना आरंभ हुई है। झारखंड राज्य ने आरंभ की है। इसके तहत अगर विधवा का विवाह होता है तो 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। पात्रता क्या रहेगी? महिला की उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए। महिला सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या आयकर प्रदाता नहीं होनी चाहिए। आवेदन पुनर्विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसके अलावा दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। ट्रांसनिस्ट्रिया ये मालदोवा का रूस समर्थक स्वायत्त क्षेत्र है जो कि मालदोवा से कट गया है। इसकी राजधानी मालदोवा की क्या है? चिसिनाउ है। ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में इस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए फ्रांस और मालदीवा के मध्य रक्षा सहयोग समझौता संपन्न हुआ है। संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति के द्वारा 94 कलाकारों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए। नोट करने वाली बात है कि संगीत नाटक एकेडमी की जो स्थापना हुई थी 31 मई 1953 को हुई थी। वहीं साहित्य एकेडमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई थी। ललित कला एकेडमी की स्थापना 15 अगस्त 1954 को हुई थी। तीनों का मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये सभी स्वायत्त रूप से काम करते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 जिसका आयोजन वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित है। यह पहली बार 12 जनवरी 2019 से 27 फरवरी 2019 तक हुआ था। दूसरा आयोजन इसका 2021 में हुआ था। तीसरा 2022 में हुआ था। इस वर्ष फिर उसके बाद चौथा 2023 में हुआ था। इस वर्ष जो आयोजन हो रहा है ये इसका 5वां संस्करण है। ये 3 स्तर पर इसके तहत जो महोत्सव आयोजित होता है, 3 स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित होती है। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर। जिले स्तर के जो प्रथम 3 विजेता हैं वो राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। राज्य स्तर के जो प्रथम 3 विजेता हैं वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जो इसका 5वां संस्करण इस वर्ष आयोजित हुआ 9 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक आयोजित हुआ। इसका फिनाले या समापन समारोह संसद नई दिल्ली में केंद्रीय कक्ष में आयोजित हुआ। पुरस्कार विजेता कौन कौन रहे? प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर, द्वितीय पुरस्कार वैष्णव पिचाई और तृतीय पुरस्कार कनिष्का शर्मा को प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 इसके तहत 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2028 तक इसके जरिए 1,20,000 रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। यूपी नेडा, यूपी नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इसकी नोडल एजेंसी होगी, इसको लागू करेगी। कलपक्कम तमिलनाडु में प्रधानमंत्री के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत की गई। रूस के बाद भारत वाणिज्यिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। हिसार हरियाणा में जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड हिसार में जो इसकी इकाई है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। ये स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का विजेता पुनेरी पल्टन रहा। इसने हरियाणा स्टीलर्स को हरा करके ये सीजन जीत लिया है। एंथ्रोपोसीन हाल ही में चर्चा में रहा एक मानव युग है, प्रस्तावित मानव युग है, जो पृथ्वी पर व उसके पारितंत्र पर महत्वपूर्ण मानव प्रभाव की शुरुआत से शुरू होता है। चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया है। ब्लू लाइन ये हाल ही में चर्चा में रही। इजराइल और लेबनान के बीच वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा खींची गई सीमा रेखा है। इसमें 13 महत्वपूर्ण विवाद के बिंदु हैं दोनों देशों के मध्य। यह लेबनान को इजराइल और इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स से अलग करता है। हाल ही में चर्चा हुई है इन दोनों देशों के मध्य शांति समझौते को लेकर के। हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। भारतीय टीम के तीनों जो संस्करण है, T20 है, वनडे है और टेस्ट है,
तीनों की कप्तान हैं। ये वर्तमान में ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, अर्थात बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकती हैं। वर्ष 2017 में इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। T20 क्रिकेट में 3000 से अधिक रन बनाने वाली एकमात्र भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। MPL महिला प्रीमियर लीग में ये मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती हैं। रिकेन यामामोटो जापानी आर्किटेक्ट हैं, जापानी वास्तुकार हैं। 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड इन्होंने जीत लिया है, जो कि इस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। पहला राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में। इसको 20 श्रेणियों में 23 विजेताओं को दिया गया, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर भी शामिल रहे। विजेता कौन कौन रहे? निश्चय को गेमिंग श्रेणी में, अंकित बैनपुरिया को सर्वश्रेष्ठ हेल्थ व फिटनेस श्रेणी में, नमन देशमुख को शिक्षा श्रेणी में, कविता सिंह को फूड श्रेणी में, RJ रौनक को रचनात्मक पुरुष की श्रेणी में, श्रद्धा को रचनात्मक महिला की श्रेणी में, जानवी सिंह को हेरिटेज फैशन आइकॉन, मल्हार कलाम्बे को स्वच्छता राजदूत, गौरव चौधरी को टेक श्रेणी में, कामिया जानी को पसंदीदा यात्रा श्रेणी में, ड्रू हिक्स इनको सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय निर्माता की श्रेणी में, 4 लोगों को दिया गया है, अभी हम लास्ट में चर्चा करेंगे इनका। मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत की श्रेणी में, जया किशोरी को सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में, पंक्ति पांडे को पसंदीदा ग्रीन चैंपियन की श्रेणी में, रणवीर अल्लाहबादिया को डिसरप्टर ऑफ द ईयर की श्रेणी में, पीयूष पुरोहित को सर्वश्रेष्ठ नैनो निर्माता की श्रेणी में, अरिंदबन को माइक्रो क्रिएटर की श्रेणी में, अमन गुप्ता को सेलिब्रिटी निर्माता की श्रेणी में, लक्ष्य डबास को प्रभावशाली कृष्ण निर्माता श्रेणी में, कीर्तिका गोविंदा स्वामी को बेस्ट कहानीकार की श्रेणी में। ड्रू हिक्स USA के हैं, किली व नीमा पॉल तंजानिया के हैं ये, तथा कैसेंड्रा मी स्पिटमैन ये जर्मनी के हैं। इन सबको अंतर्राष्ट्रीय रचना पुरस्कार प्रदान किया गया। सुधा मूर्ति को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राज्यसभा के लिए मनोनीत राष्ट्रपति करता है, 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल 80(3) के तहत, आर्टिकल 80 के जो उप अनुच्छेद है, उपधारा है 3 के तहत ये 12 लोगों को राज्यसभा के लिए नामित कर सकता है। तो सुधा मूर्ति 12वीं सदस्य हैं राज्यसभा की वर्तमान में मनोनीत सदस्य। इन्फोसिस की ये संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी है, और अक्षता मूर्ति जो कि ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, उनकी पत्नी है अक्षता मूर्ति, उनकी ये माँ है। कन्नड़ व अंग्रेजी की ये विपुल लेखिका हैं, प्रख्यात लेखिका हैं, समाज सुधारक हैं, बहुत सारे इन्होंने स्कूल बनवाए, बहुत सारे काम किए हैं। 2006 में इनको पद्मश्री और 2023 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नई दिल्ली में कृषि व किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र, एग्रीकल्चरल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। भारत को वाशिंगटन DC स्थित रेड क्रॉस मुख्यालय में खसरा व रूबेला से निपटने के लिए चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये महत्वपूर्ण पुरस्कार रेड क्रॉस मुख्यालय में भारत को प्रदान किया गया, स्वास्थ्य व कल्याण मंत्रालय को। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु ये चलाया गया रहा है। कहाँ की पुलिस के द्वारा? जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा। AIM अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का ये मिशन है। हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, आधुनिक जो लैब हैं, उनको स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है अटल इनोवेशन मिशन ने? तो मेटा के साथ। IISc बेंगलुरु के साथ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया गया है। बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समझौता। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा AI सेंटर की स्थापना के लिए किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं।
मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 जो कि इसका 71वां संस्करण था, भारत में पहली बार ये 1996 में चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। यह दूसरा अवसर है, 28 वर्ष बाद यह संस्करण भारत में आयोजित हो रहा है। इसके पहले हालांकि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होना था, लेकिन किसी कारणवश वहां से कैंसिल करके भारत में कर दिया गया था। 2023 में विभिन्न कारणों से ये भारत में आयोजित नहीं हो पाया था, 2023 में ही इसका आयोजन होना था। तो अभी यह मार्च में आयोजित हुआ। इसका फिनाले कहाँ पर आयोजित किया गया? यह मुंबई में जियो कन्वेंशन वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। ठीक, 71वां संस्करण था। भारत से प्रतिनिधित्व किया था शिनी शेट्टी ने, जो अंतिम 8 में ही स्थान बना पाई, अंतिम 4 में नहीं पहुंच पाई। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिजस्कोवा 71वां जो मिस वर्ल्ड है, ये प्रतियोगिता इन्होंने जीती, अर्थात नई मिस वर्ल्ड बनी है क्रिस्टीना पिजस्कोवा। कहाँ की है? चेक गणराज्य की। और चेक गणराज्य की ये दूसरी महिला हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीती है। लेबनान की यास्मीन जैतून फर्स्ट रनर अप रही, अर्थात दूसरे स्थान पर रही। 1996 में कौन विजेता रहा था जब भारत में ये प्रतियोगिता पहली बार आयोजित हुई थी? आयरीन स्क्लीवा, ये ग्रीस की थी। भारत की 6 महिलाएं अब तक विजेता रही हैं मिस वर्ल्ड की। कौन कौन? रीता फारिया 1966 में इन्होंने सबसे पहले जीता था। ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। 12 मार्च को दांडी यात्रा आरंभ हुई थी महात्मा गांधी की, और इसीलिए 12 मार्च को विशेष रूप से याद किया जाता है। नमक सत्याग्रह के रूप में भी इसको जानते हैं। साबरमती आश्रम से नवसारी दांडी तक की जो यात्रा थी, महात्मा गांधी ने अपने 78 भरोसेमंद अनुयायियों के साथ ये यात्रा पूरी की थी। ये यात्रा 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चली थी। 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था। इसके साथ ही पूरे देश में जो नमक सत्याग्रह था ये शुरू हो गया था, और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून की विनय पूर्वक अवज्ञा करनी थी, विनय पूर्वक उनके कानून को तोड़ना था। ये कानून, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, पूरे विश्व में अपने तरह का पहला प्रयोग था, जिस कारण ये इसको बहुत प्रसिद्धि भी मिली। और महात्मा गांधी को 1930 में टाइम पत्रिका के द्वारा टाइम मैन ऑफ द ईयर चुना गया। आपको बताएं कि 78 भरोसेमंद जो अनुयायी थे महात्मा गांधी के साथ, इनमें अधिकतर बारदोली सत्याग्रह के सत्याग्रही थे, जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष थी। मैक्सिमम लोगों की उम्र 20 से 30 वर्ष की थी। 390 किलोमीटर की जो यात्रा थी ये इन्होंने तय की थी, 240 मील लगभग ये होता है। और 6 अप्रैल को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा नमक बना करके नमक कानून तोड़ा था। इसके साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर शुरू हो गई थी। 21 मई 1930 को धरसना सत्याग्रह इसी के एक अंग के रूप में हुआ था, लेकिन इसके ठीक पहले, ये कांग्रेस का सत्याग्रह था, इसके ठीक पहले महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1930 में आपको पता है सरोजनी नायडू 21 मई 1930 धरसना सत्याग्रह में ही गिरफ्तार हुई थी, और गिरफ्तार होने वाली सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये पहली महिला थी। कुछ और महत्वपूर्ण बातें इस आंदोलन संबंधित, जैसे अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने पत्रकारिता की थी, इस जो आंदोलन है इसको रिपोर्ट किया था। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार संगठन से जो जुड़े हुए थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दक्षिण में मद्रास में नेतृत्व किया था। इनके नेतृत्व में मद्रास में तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक मार्च तथा नमक कानून भंग किया गया था। महिलाओं को शुरुआत में अनुमति नहीं थी, महात्मा गांधी ने मना किया था, महिलाओं को इस आंदोलन से दूर रहने को कहा था, केवल पुरुषों को भागीदार बनने के लिए कहा था। लेकिन फिर भी अभी तक के आंदोलनों में सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं की इसी आंदोलन में रही। 13 मार्च 2024 को इस वर्ष धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसलिए, हालांकि 1984 से ही मनाया जाता है धूम्रपान निषेध दिवस, लेकिन ये मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। तो इस बार जो दूसरा बुधवार पड़ा मार्च का, 13 मार्च को पड़ा।
हरियाणा विधानसभा सीट हरियाणा की 90 है, चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट गया, जिसके कारण मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया नाटकीय ढंग से, और नए चीफ मिनिस्टर बीजेपी के ही नायब सिंह सैनी बन गए। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना, जिसको हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिणी रेलवे के लिए हरी झंडी दिखाई, वहां पर उद्घाटन किया। ये क्या है? रेल मंत्रालय की योजना है। इसके तहत रुपए 1,000 जमा करने पर 15 दिनों के लिए अस्थायी स्टॉल या दुकान या कियोस्क लगाने की अनुमति मिल जाएगी रेलवे स्टेशनों पर। इस योजना की डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के द्वारा तैयार किया गया है, उसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। भारत में गोल्डन लंगूर सर्वेक्षण आयोजित हुआ। गोल्डन लंगूर, इसको आईयूसीएन के लुप्त प्राय इंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल किया गया है। भारत में कुल 7,396 गोल्डन लंगूर पाए गए अनुमान में। असम के छोटे क्षेत्र और भूटान के ब्लैक माउंटेन्स की तलहटी में मुख्यतः ये पाए जाते हैं। मिशन दिव्यास्त्र क्या है? MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मतलब है एक ही मिसाइल से अगर हमको 10 जगह हमला करना हो, 4 जगह 5 जगह हमला करना हो, परमाणु बम गिराना हो, तो एक ही मिसाइल से ये काम हो सकता है। ठीक है, कई भागों में मिसाइल बंट जाएगी और अपने निश्चित टारगेट पे वो गिर जाएगी। तो एक ही मिसाइल से ये हमला करने में सक्षम भारत विश्व का 5वां देश बन गया है। अमेरिका, चीन, रूस, यूके के बाद भारत 5वां देश बन गया है इस टेक्नोलॉजी को पाने वाला। ये टेक्नोलॉजी स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, इसी का नाम बदल दिया गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप अब कहा जाता है, यहाँ से प्रक्षेपण सफलतापूर्वक भारत ने किया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने दूसरी बार ये खिताब जीत लिया। नमस्ते योजना चर्चा में रही हाल ही में। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, इसका फुल फॉर्म है नमस्ते का। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय व आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की संयुक्त योजना है ये। क्या नाम है इसका? नमस्ते योजना। चर्चा में रही, हालांकि पुरानी योजना है, 2 साल पुरानी है। 96वां ऑस्कर पुरस्कार 2024, ओपेनहाइमर फिल्म को सर्वाधिक 7 पुरस्कार इन पुरस्कारों में दिए गए। जो प्रमुख पुरस्कार हैं, बेस्ट फिल्म का ओपेनहाइमर को, बेस्ट डायरेक्टर का क्रिस्टोफर नोलन को ओपेनहाइमर मूवी बनाने के लिए, बेस्ट एक्टर का किलियन मर्फी को ओपेनहाइमर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का एमा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का 20 डेज इन मारीपोल को, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का द जोन ऑफ इंटरेस्ट को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 हाल ही में ये लागू हो गया देश में। इसके बारे में कुछ जानकारी, लोकसभा से 10 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, उसके बाद राज्यसभा गया था, 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। अधिनियमित कब हुआ, अर्थात राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए? तो 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर किए। 11 मार्च 2024 को अभी हाल ही में इसको लागू कर दिया गया देश में अधिसूचना के माध्यम से। 31 दिसंबर 2014 ये कट ऑफ डेट है, अर्थात इसके पहले आने वाले जो 3 देशों से, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, वहां से प्रताड़ित, धार्मिक रूप से प्रताड़ित 6 अल्पसंख्यकों को, किसको किसको? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई तथा पारसी, यहाँ पारसी नहीं लिखा है, पारसी, कुल 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी नए कानूनों के तहत। मतलब इसमें थोड़ा ढील दी गई है कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं इन 3 देशों में ये 6 समुदाय के लोग, तो उनको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। कुल ये ध्येय था इस कानून को लाने का। पिछले 1 वर्ष से भारत में रहना जरूरी है, साथ ही पिछले 14 वर्ष में 5 वर्ष कम से कम भारत में रहा हो, ये एक अनिवार्यता लगाई गई है। इसके अलावा 6ठी अनुसूची तथा इनर परमिट वाले क्षेत्र इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, उनके लिए ये लागू नहीं होगा। अन्य लोगों को नागरिकता पहले से चले आ रहे नियमों के तहत ही दी जाएगी, जैसे चले आ रहा था। राजकुमार विश्वकर्मा पूर्व डीजीपी थे, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, साथ ही 10 अन्य सदस्य भी इनके साथ नियुक्त कर दिए गए हैं। राजकुमार विश्वकर्मा। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत 1983 से हुई, यूएनजीए के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। 2024 की जो थीम है, उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर कंज्यूमर्स।
24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये अलग है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है, क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को जो उपभोक्ता अधिनियम है उसको लागू किया गया था। ठीक है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं, नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल शुरू की थी, जिसके बाद भारत में 16 मार्च 1995 को पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसी के साथ ही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाने लगा देश में। 2024 की जो थीम है वह है टीके सभी के लिए कार्य करते हैं, वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल। पांडुला गुट्टा ये एक स्थान है, एक चट्टान है। कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित चट्टान है। ये चट्टान की खूबी यह है कि हिमालय से भी पुराना इसको माना जाता है। गुफा चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है, चर्चा में रहा हाल ही में, क्योंकि इसे वहाँ राज्य के द्वारा विशेष भू विरासत नामित किया गया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा। एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास पूर्व नौसेना प्रमुख थे। 1990 से 1993 तक नौसेना प्रमुख के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 1971 के भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। हाल ही में इनका निधन हो गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को दिए जाने वाला महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को ये पुरस्कार प्रदान किया गया 2024 का। इरास्मस पुरस्कार 2024 कौन इस पुरस्कार को विजेता रहा? अमिताभ घोष रहे, भारतीय लेखक हैं। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के लिए जारी कर दिया गया है। HDI 2023-24 कॉमन है 2023 और 24 का एक ही। आप देखिए 2021-22 का जिस तरीके से कॉमन आया था उसी तरीके से 2023-24 का कॉमन आया है। तो इसको कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा यह जारी होता है। भारत एक स्थान की यहाँ पर भारत को आप कह सकते हैं बढ़ोतरी मिली, 134वें स्थान पर पहुंच गया भारत। इसके पहले भारत 135वें स्थान पे था। 193 देशों में भारत की जो पोजीशन है वो काफ़ी खराब है, 134वीं है। 0.644 अंक रहा भारत का। शीर्षक क्या रहा इस बार की जो मानव विकास सूचकांक है उसका? ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। भारत की जो जीवन प्रत्याशा रही इस रिपोर्ट के अनुसार 67.7 वर्ष रही, जिसमें सुधार हुआ है। पहले यह 67.2 वर्ष थी। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में भी सुधार हुआ है। 5.42 लाख रुपए से बढ़ करके ये 5.75 लाख रुपए ये प्रतिवर्ष है, ध्यान रखिएगा, हो गई है। लैंगिक असमानता सूचकांक भी इसी के साथ ही एक हिस्से के रूप में जारी होता है। ये WEF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स से अलग है। इस सूचकांक के अनुसार भारत 108वें स्थान पे है। लैंगिक असमानता के अगर दृश्य देखा जाए तो काफ़ी सुधार हुआ है भारत में, क्योंकि भारत पिछले वर्ष 2021 में 122वें पायदान पे था 191 देशों के श्रेणी में। वहीं भारत 193 देशों में 108वें स्थान पर अब विद्यमान है। लैंगिक असमानता सूचकांक में जो शीर्ष देश रहे, डेनमार्क पहले स्थान पे रहा, दूसरे नॉर्वे, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे स्वीडन, पांचवें पे नीदरलैंड। भारत 108वें स्थान पे रहा। वहीं अगर मानव विकास सूचकांक की ओर देखें तो टॉप 5 के जो देश रहे HDI में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, दूसरे पे नॉर्वे, अब नॉर्वे जो हो पहले पे रहा करता था दूसरे पे आ गया है। आइसलैंड तीसरे स्थान पे, चौथे पे हांगकांग, पांचवें पे डेनमार्क है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक जारी हुआ था। इसमें 3 मुख्य संकेतकों को शामिल करते हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता। पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो श्रीलंका 78वें स्थान पे है, चीन 75वें स्थान पे है, भूटान 125वें स्थान पे है, बांग्लादेश 129वें स्थान पे है। ये चारों पड़ोसी देश भारत से अच्छे कंडीशन में है। वहीं नेपाल और पाकिस्तान भारत से खराब कंडीशन में है। नेपाल का स्थान 146वां है, पाकिस्तान बहुत नीचे है, 164वें स्थान पर है। भारत निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल 324 में किया गया है। इलेक्शन कमीशन जो भारत का है, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को हाल ही में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहले से ही विद्यमान है। 3 सदस्यीय निकाय है, चूंकि लोकसभा चुनाव होने हैं ठीक पहले निर्वाचन आयुक्त के पद खाली हो गए, तो इन दोनों को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया।
आपको पता है कि कुछ ही समय पहले निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, जो निर्वाचन आयुक्त हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति संबंधी कुछ नए नियम बनाए गए, जिसमें अब 3 सदस्यीय पैनल इनकी नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगा और राष्ट्रपति इस सिफारिश के आधार पर ही नियुक्ति करेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की। तो इसमें 3 सदस्यीय पैनल में कौन कौन शामिल होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। रणजी ट्रॉफी 2024 मुंबई ने विदर्भ को हरा करके अपना 42वां रिकॉर्ड रणजी ट्रॉफी जीत लिया। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक बार मुंबई ही जीती है, 42 बार मुंबई जीती है इसमें। हालांकि 2016 के बाद मुंबई को एक लंबा इंतजार करना पड़ा इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। प्रधानमंत्री सूरज सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण, ये योजना ध्यान रखिए सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है, और ऑप्शन आएगा तो आप यही लगाकर आते, तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पीएम सूरज क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा वंचित उद्यमियों को ऋण सहायता के लिए लॉन्च एक पोर्टल है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय इस पोर्टल का जो है नियंत्रण करेगा, निर्देशन करेगा। सेकेंड, थॉमस शोल चीन और फिलीपींस के बीच एक विवादित क्षेत्र है, हाल ही में चर्चा में रहा। कीर्ति क्या है? तो खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता है। स्कूलों में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता चलाई जाएगी। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। मानव, ये तो हो गया। 17 मार्च 2024 आदर्श आचार संहिता MCC ध्यान रखिएगा। 16 मार्च 2024 को निर्वाचन आयोग द्वारा 18वें लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित की गई और ये 7 चरणों में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि चुनाव की तिथियां घोषित करते ही तुरंत आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद तुरंत यह लागू होता है, परिणाम घोषित होने तक ये प्रभावी रहता है। MCC की बात करें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो समय के साथ इसका विकास हुआ है। धीरे धीरे जैसे चुनाव आयोग जब चुनाव करवाता था तो कुछ नियम लागू करता था, वही नियम धीरे धीरे औपचारिक बनते गए, और वो जब औपचारिक पूरी तरीके से बन गए तब से MCC ने एक कठोर रूप अपना धारण कर लिया। हालांकि इसमें बदलाव होते रहते हैं, समय समय पर चुनाव आयोग के नए नए दिशा निर्देश आते रहते हैं। जैसे कि चुनाव के समय जो बूथ है, जहां पर पोलिंग बूथ होता है, उससे 100 मीटर के दायरे में कोई भी चुनावी गतिविधियां या प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। पोस्टर कितना बड़ा होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, प्रचार किस तरीके से होना चाहिए, गोली बंदूक जिसके पास है वो जब्त कर लेना चाहिए जिससे कोई धमका करके वोट न ले सके, शराब आदि का प्रलोभन देना, तमाम तरह की चीजें, जाति आधारित भीड़ इकट्ठा करना, इन सब चीजों से संबंधित दिशा निर्देश समय समय पर चुनाव आयोग जारी करता है और इसका अंग बन जाते हैं वो आदर्श आचार संहिता का। तो MCC समय के साथ विकसित हुआ है। 1971 में, ध्यान रखिएगा, 5वीं लोकसभा चुनाव से पहले इसे पहली बार जारी किया गया था। हालांकि औपचारिक रूप इसने 1991 में धारण किया, जब निर्वाचन आयोग ने इसे औपचारिक रूप से अपनाया। चुनावी बांड आंकड़े, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चुनावी बांड संबंधी आंकड़े जारी किए गए। कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है। आर्टिकल 19(1) के तहत, ठीक। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक के आंकड़े ये रहे, जिसमें शीर्ष खरीदार कंपनी कौन रही? बॉन्डों की फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, 1368 करोड़ के इसने बॉन्ड खरीदे थे। शीर्ष लाभान्वित पार्टी कौन रही? बीजेपी रही, 6566 करोड़, 6566 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी ने प्राप्त किए अनुदान के रूप में। वहीं कांग्रेस को 1123 करोड़ रुपए मिले, दूसरे स्थान पर कांग्रेस रही। हालांकि ये प्रश्न आने वाला नहीं है, आप चाहें तो मेंस के लिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इससे संबंधी प्रश्न आएगा तो कुछ आंकड़े तो दिखाने ही होंगे। सिपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है। 2019 से 23 के मध्य वैश्विक हथियार आयात में इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी कितनी रही? 9.8% हिस्सेदारी रही। इसके साथ ही भारत पहले स्थान पर बना हुआ है।
यह हिस्सेदारी जो रही 2014 से 18 की अवधि की तुलना में 4.7% ज़्यादा रही, अर्थात बढ़ोतरी हुई है हथियार आयात में भारत के, जबकि रक्षा के आधुनिकीकरण और भारत रक्षा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत के आयात में रूस की हिस्सेदारी घट रही है, इस रिपोर्ट में सामने आया, जो अब 36% हो गई है। पहली बार 1960 से 64 की अवधि के बाद यह पहली बार है जब भारत के रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी 50% से कम है। भारत सबसे ज्यादा हथियार आयात अभी भी रूस से ही करता है 36%। दूसरे स्थान पर फ्रांस का स्थान है 33%। तीसरा जो सबसे बड़ा देश है भारत को आयात करने वाला 13% हिस्सेदारी के साथ यूएसए है। वर्ष 2018-22 से 22 के दौरान शीर्ष आयातक देश कौन कौन रहे? भारत रहा, दूसरे स्थान पे सऊदी अरब, तीसरे पे कतर, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पे चीन। वहीं 2018 से 22 के दौरान इसी अवधि में शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन कौन से रहे? शीर्ष हथियार निर्यात करने वाले विश्व में सबसे बड़ा देश है यूएसए, जिसकी हिस्सेदारी 33% से बढ़कर के 40% हो गई है। वहीं रूस, जो कि यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, उसकी जो हिस्सेदारी है वैश्विक हथियार निर्यात में 22% से घटकर 16% हो गई है। तीसरे स्थान पे फ्रांस है, चौथे स्थान पे चीन है, पांचवें पे जर्मनी है। रवांडा रवांडा की राजधानी किगाली में ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ की 38वीं बोर्ड की बैठक हुई। सबसे पहला फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ यूपी में है। इसकी $120 मिलियन की पहली परियोजना अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड को जीसीएफ की मंजूरी मिल गई है, इसलिए चर्चा में आया। जीसीएफ की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु कोष है, जिसकी स्थापना 2010 में कानकुन सम्मेलन, जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, वहां पर हुई थी। हेडक्वार्टर इसका इंचियोन दक्षिण कोरिया में है। नमो ड्रोन दीदी योजना हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में इसका आरंभ हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में इसका आरंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के तहत इसको शुरू किया गया है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा और किसानों को और कृषि को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत एसएचजी से जुड़ी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 15,000 महिलाओं को शुरुआत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको ड्रोन पायलट के रूप में, ड्रोन उड़ाने में जो सक्षम होंगी उसके रूप में विकसित किया जाएगा। मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 का डीआरडीओ के द्वारा भी हमने चर्चा की इसके पहले। MIRV तकनीक से इसको प्रक्षेपित किया गया है, सफल परीक्षण किया गया। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। एक ही मिसाइल को अलग अलग लक्ष्यों को भेदने के लिए प्रयोग किया जाता है इस टेक्नोलॉजी का। इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने वाला भारत 5वां देश है, अमेरिका, रूस, चीन, यूके के बाद। परियोजना का निदेशक देखिए, मिशन शक्ति चर्चा में रहता महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो परियोजना की जो निदेशक रही शंकरी चंद्रशेखरन रही। अग्नि 5 कार्यक्रम की निदेशक जो रही शीना रानी रही। तो इस परियोजना में 2 कार्यक्रम शामिल थे, एक MIRV और दूसरा अग्नि 5। तो अग्नि 5 की थी शीना रानी और इस संपूर्ण परियोजना की थी शंकरी चंद्रशेखरन। इसके साथ ही IRBM और ICBM, ये दोनों शब्द चर्चा में रहे। IRBM का अर्थ होता है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और ICBM का अर्थ होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत इसको IRBM मानता है, मतलब घोषित करता है आधिकारिक रूप से, और चीन कहता है नहीं भाई ये IRBM नहीं है, ये तो ICBM है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे भारत है, वो कहता है कि इसकी जो क्षमता है अग्नि 5 की 5,000 किलोमीटर तक की है, जिसमें चीन का पूरा क्षेत्र लगभग आ जाता है। तो भारत जब चाहे तब चाइना वगैरह को समाप्त कर सकता है IRBM से ही, ICBM की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चीन कहता है नहीं, ये तो भाई ICBM है, अर्थात 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की क्षमता है। वो तो कहता है 8,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है अग्नि 5 की, या इससे भी अधिक है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहते हैं जिनकी मारक क्षमता जो होती है 5500 किलोमीटर से अधिक की होती है। ठीक, तो
चीन कहता है कि इसके दायरे में केवल चीन नहीं आता है बल्कि पूरा यूरोप आ जाएगा और अमेरिका भी आ जाएगा। तो भारत से केवल चीन को खतरा नहीं है, यूरोपियन कंट्रीज को भी खतरा है और अमेरिका को भी खतरा है। इस तरीके से पूरे विश्व को खतरा है भारत से, ये चाइना दर्शाना चाहता है। तो यही कारण है कि भारत कहता है IRBM है, क्योंकि हमारा तो मुख्य शत्रु चीन है, चीन को ही डराना है हमें। लेकिन चीन कहता है ICBM है, अर्थात पूरे विश्व को डरने की जरूरत है भारत से, बहुत खुश होने की, ताली पीटने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी होती है, आपको भी समझ में आता होगा। अपने पड़ोसियों से जो झगड़ा आप करते हो, वही उसी का एक बड़ा रूप है ये। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित सुरंग है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक भारत की सेनाओं की जो सफल आवाजाही अब संभव हो सकेगी, किसी भी मौसम में उपयोग हो सकने वाली ये सुरंग है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डबल लेन जो सुरंग है इसको निर्मित किया गया है। वर्ष 2019 में ही प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और रिकॉर्ड समय पे इतनी महत्वपूर्ण सुरंग को भारत ने तैयार कर लिया है। अब तवांग तक बहुत आसानी से भारतीय सेना पहुंच जाएगी। 1962 के झगड़े में सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी वो यही आई थी कि भारतीय सेना बॉर्डर तक पहुंच ही नहीं पाई और तवांग पर चीन ने कब्जा कर लिया था। प्रधानमंत्री, हालांकि हमारी सेना ने बहुत मजबूती से फिर भी लड़ा था, बहुत कठिन परिस्थितियों में जो सेना थी, जो कुछ टुकड़ियां वहां पर पहुंची थी, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। दांत खट्टे कर दिए थे चीन के। हालांकि संख्या कम होने की वजह से और विपरीत परिस्थितियां होने की वजह से, रसद सामग्रियां न पहुंच पाने की वजह से हमारी हार हुई थी उसमें। तो अब वो स्थिति कभी नहीं आएगी। सेला सुरंग तो एकमात्र जरिया है, और भी बहुत सारे रास्ते भारत ने वहां पर तैयार कर लिए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन इसका किया गया 9 मार्च को वर्चुअली। चीन द्वारा इसकी आलोचना की गई, भारत ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। असम के तेजपुर को ये पश्चिमी कामेंग जो जिला है अरुणाचल प्रदेश का, उससे जोड़ता है। 825 करोड़ की कुल लागत से इसको तैयार किया गया है। सुरंग 2 भागों में है, एक भाग 980 मीटर का है, दूसरा 1555 मीटर का है। इन दोनों सुरंगों को एक लिंक रोड के द्वारा, जो कि 1200 मीटर लंबा लिंक रोड है, उससे जोड़ा गया है। INS जटायु भारत की एक और बड़ी उपलब्धि, भारतीय नौसेना का मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में एक नया नौसैनिक अड्डा बनाया गया है। इससे लगभग 500 किलोमीटर की ही दूरी पर जो मालदीव है वो पड़ता है। तो रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। मिनिकॉय द्वीप पर भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा, क्या नाम है? INS जटायु। दक्षिणी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण में ये रहेगा। इसके साथ ही कुछ समय पहले कोच्चि केरल में भारतीय नौसेना द्वारा अपने पहले MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334, जिसका नाम है आधिकारिक, इसका परिचालन प्रारंभ किया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिनेत्र 2.0 अपराध की रोकथाम में क्रांति लाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की उन्नत मोबाइल ऐप है, एडवांस्ड मोबाइल ऐप है। ये इसका दूसरा संस्करण है, जो पुलिस की व्यवस्था है उसको तीव्र, दक्ष और अत्याधुनिक बनाने के लिए। मिशन 414 ये क्या है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया अभियान है। इसमें 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 414 निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है। डेविन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? दुनिया का पहला पूर्ण स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या है ये? इंजीनियर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके बनाया गया है इसको। अमेरिका स्थित अप्लाइड AI लैब, कॉग्निशन नाम है इसका, इसके द्वारा इसका विकास किया गया है। डेविन AI को किसने बनाया है? कॉग्निशन ने, जो कि अमेरिका स्थित अप्लाइड AI लैब है। व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति चुनाव में रिकॉर्ड 87.8% मतों से विजयी हुए। रोइंग निचली दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित स्थान है। यहाँ पर भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई, भारत की पहली है
एकीकृत इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई है। 3F ऑयल पाम द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसका हाल ही में वाणिज्यिक परिचालन आरंभ हुआ है। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 6 राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसके अलावा बिहार, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटा दिया गया। संजय प्रसाद उत्तर प्रदेश के गृह सचिव थे, जिनको हटाया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हटाया गया है। महिला प्रीमियर लीग अब क्यों हटाया गया? ताकि इनके ऊपर अक्सर सरकार का बहुत ज़्यादा बात सुनने का या सरकार के लिए काम करने के आरोप लगते रहे हैं, इसलिए इनको, चूंकि चुनाव कहीं न कहीं कहा जाता है कि लोकतंत्र में न्याय या लोकतंत्र में जो जन अधिकार है वो केवल मिलने ही नहीं चाहिए बल्कि दिखने भी चाहिए। तो जनता को विश्वास दिलाने के लिए कि चुनाव शुचितापूर्ण होगा, निर्वाचन आयोग इस तरह के फैसले लेता रहता है। महिला प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये जो दूसरा संस्करण था, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीत लिया। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में ये फाइनल खेला गया। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला दीप्ति शर्मा को, ऑरेंज कैप एलिस पेरी को और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल को प्रदान किया गया। शीतल देवी कौन है? पैरा तीरंदाज हैं। 2024 में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा PWD श्रेणी में नेशनल आइकॉन इनको घोषित किया गया है। जो फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में इनको नेशनल आइकॉन बनाया गया है ECI के द्वारा, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। रेकजेंस प्रायद्वीप आइसलैंड स्थित प्रायद्वीप है। आइसलैंड की राजधानी दोस्तों रेकजाविक है, यूरोपीय देश है। रेकजेंस प्रायद्वीप हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट लगातार हुए, जिसके चलते आइसलैंड में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। TM कृष्णा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया। कर्नाटक संगीत की श्रेणी में दिया जाने वाला सर्वोच्च यह पुरस्कार है। TM कृष्णा को इसके पहले 2016 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। नीना प्रसाद को नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पोखरा ये नेपाल में स्थित एक स्थान है, पर्यटन के लिए जाना जाता है। इसको नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड, जिन्होंने ये घोषणा की। लैमित्य 2024, लैमित्य क्रियोल भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मित्रता। तो लैमित्य ये जो अभ्यास है द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और सेशल के मध्य। 2001 से यह सेशल्स में आयोजित हो रहा है, सेशल्स में ही आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। तो लैमित्य है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और सेशल्स का द्विवर्षीय अभ्यास है। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रसार भारती की स्थापना प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत हुई थी। 1990 में यह अधिनियम आया था, लेकिन 23 नवंबर 1997 में जाकर इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर प्रसार भारती का नई दिल्ली में है। इस तरह से चूंकि अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है, तो यह एक वैधानिक संस्था है। नोक्टिस ज्वालामुखी ये मंगल ग्रह पर खोजा गया ज्वालामुखी है। एवरेस्ट से 200 मीटर लगभग ये ज़्यादा ऊंचा है। तमिलनाडु ट्रैफिक व WWF इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में जो शीर्ष राज्य है वो है तमिलनाडु, भारत का। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में मनाया जाता है। स्पैरो का या गौरैया का वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिकस। इसकी थीम इस बार की है आई लव स्पैरोज। 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस है, वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस भी मनाया जाता है। 2013 से इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के महासभा के द्वारा की गई थी। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा।
2012 में इस दिवस की घोषणा हुई थी। 2013 में ये पहली बार मनाया गया और तब से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है, वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 1993 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। इस वर्ष जो थीम है विश्व जल दिवस की, वह है शांति के लिए जल का लाभ, लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें, भारत में 2 दिवस ऐसे हैं, जो 2 दिन ऐसे हैं जब शहीद दिवस मनाया जाता है। एक 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहादत हुई थी 1948 में, तो पहला शहीद दिवस वो होता है। दूसरा शहीद दिवस होता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को, इस दिन की याद में मनाते हैं। 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1950 को संयुक्त राष्ट्र के एक विशिष्ट मौसम निकाय विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। हालांकि उसका मुख्यालय जिनेवा में है। पुष्पक क्या है? पुष्पक नाम रामायण से लिया गया है। जो रावण ने कुबेर से छीना था, पुष्पक विमान उसका नाम था। उसमें खास टेक्नोलॉजी की वजह से उसको और ज़्यादा जाना जाता है। इसरो का पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान भी, उसका नाम भी पुष्पक रखा गया है, जो रामायण के इसी पुष्पक विमान से प्रेरित है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, RLV है। क्या नाम है? पुष्पक। इसकी पहली बार जो सफलतापूर्वक परीक्षण इसका किया गया था 2016 में किया गया था। इसके पहले एक बार और परीक्षण इसका किया जा चुका है। यह तीसरा परीक्षण था इसका जो सफल रहा। 22 मार्च 2024 को कर्नाटक के वैमानिकी परीक्षण रेंज ATR में चलाकेरे रनवे से सफलतापूर्वक यह मिशन संपन्न हुआ। इसे चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक ले जाया गया तथा पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार इसको छोड़ा गया। इसमें X-33, X-34 तथा उन्नत DC-XA सहित कई उन्नत प्रौद्योगिकियां शामिल की गई हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ। किसके द्वारा जारी हुआ? UNSDSN के द्वारा। इस सूचकांक में फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष प्रथम स्थान पे है। 143 देशों में यह रैंकिंग जारी की गई है। दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्वीडन रहा। इस तरह से नॉर्डिक कंट्रीज का ही दबदबा रहा इस सूचकांक में। कोस्टारिका और लिथुआनिया पहली बार टॉप 20 में शामिल हुए। ये 2 देश, कोस्टारिका को 12वां स्थान मिला, लिथुआनिया को 19वां स्थान मिला। अफगानिस्तान इस सूची में सबसे निचले पायदान पे है, सबसे कम खुशहाल देश है। 143वां स्थान इसको मिला है। भारत 126वें स्थान पे है। कई पड़ोसी देशों से भारत की जो स्थिति है वो खराब है। चीन 60वें स्थान पे है, नेपाल 93वें स्थान पे है, पाकिस्तान 108वें स्थान पे है, म्यांमार 118वें स्थान पे है। ये जो 4 देश हैं भारत से अच्छी स्थिति में है। वहीं श्रीलंका 128वें स्थान पे है, बांग्लादेश 129वें स्थान पे है। इन दोनों की स्थिति भारत से खराब है। भाषा नेट पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के सहयोग से यह पोर्टल जारी किया गया है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देने के लिए, UA को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को जारी किया गया है, जो डिजिटल समावेशन और भाषाई विविधता को कवर करेगा। ऑपरेशन इंद्रावती हिंसाग्रस्त हैती हिंसाग्रस्त है, क्योंकि वहां पर कुछ समय पहले वहां के राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद से ही अस्थिरता की स्थिति वहां पर बनी हुई है। हैती एक कैरेबियन देश है। वहां से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, ऑपरेशन इंद्रावती इसका नाम है। ध्यातव्य है कि हैती में भारत का कोई आधिकारिक दूतावास नहीं है, तो भारत का जो सेंटो डोमिंगो डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी है, वहां पर जो दूतावास है वहां से यह मिशन संचालित किया जा रहा है।
डोमिनिकन गणराज्य ये हैती का पड़ोसी देश है, लेकिन हैती से विपरीत कंडीशन है, यह स्थिर देश है, यहाँ पर शांति विद्यमान है। हिस्पानियोला द्वीप हैती और डोमिनिकन गणराज्य को जोड़ता है। ये दोनों ही इस द्वीप से अपनी सीमा साझा करते हैं। हैती की बात करें तो इसकी राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस है। जुलाई 2021 में राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद से ही वहां पर लगातार अस्थिरता बनी हुई है। हिंसा की छुटपुट घटनाएं हो रही है। अभी हाल ही में बड़ी घटनाएं देखने को मिली। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 यहाँ पर आयोजित हुआ। लोकतंत्र का जो सम्मेलन है ये पहली बार न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था, यूएसए के द्वारा। आभासी सम्मेलन था। 2022 में जो दूसरा सम्मेलन आयोजित हुआ वह भी आभासी सम्मेलन था। यह तीसरा जो सम्मेलन है ये आभासी न होकर के ये वास्तविक सम्मेलन है और पहली बार अमेरिका के बाहर आयोजित हुआ। ठीक। नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। टाइगर ट्रायम्फ 2024 भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। मानवीय सहायता व आपदा राहत HADR अभ्यास है ये, जो कि भारत के पूर्वी तट पर आयोजित हुआ। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। इसने हाल ही में विश्व जलवायु रिपोर्ट 2024 जारी की जिसका थीम रखा गया है प्लेनेट ऑन द ब्रिंक 2014 से 2023 रिपोर्ट। इसमें सबसे गर्म दशक जो घोषित किया गया है 2014 से 2023 को, जो कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.20 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं वर्ष 2023 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर 1850 से 1900 की तुलना में 1.45 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जिससे वर्ष 2023 174 वर्षों में सबसे गर्म वर्ष बन गया। अभी तक पिछला सबसे गर्म वर्ष जो रहा 2016 रहा था, 1.29 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक था पूर्व औद्योगिक स्तर से। अभी वर्ष 2023 174 वर्षों का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की गई थी और इसी उपलक्ष्य में 1905 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इस प्रकार टीबी जीवाणु से फैलने वाला रोग है, घातक रोग है। इसकी जो थीम है रखी गई है इस बार की विश्व टीबी दिवस की, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। रूस की राजधानी मॉस्को में, जो कि पश्चिमी रूस में स्थित है, यह ISIS के आतंकवादियों द्वारा हमले में सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे गए हैं। अर्थ आवर 2024 23 मार्च को इस बार यह अर्थ आवर डे पड़ा था। आपको बता दें कि मार्च के तीसरे शनिवार को यह अर्थ आवर जो रखा जाता है। 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी। मार्च के तीसरे शनिवार को 8:30 बजे से 9:30 बजे रात में अनावश्यक विद्युत उपकरणों को इसमें बंद किया जाता है। तो इस बार जो 23 मार्च जो शनिवार का तीसरा शनिवार पड़ा मार्च का, वो 23 मार्च को पड़ा, इसलिए अर्थ आवर 2024 23 मार्च को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ USA के द्वारा प्रस्तावित पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संकल्प सर्वसम्मति से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित किया गया। AI मोशन था जिसे USA के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसे सर्वसम्मति से अपना लिया गया है। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 गीरा, ये किसको किसको दिया गया? बीना अग्रवाल को और जेम्स के बायस को।
अमेरिका में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित की गई है, ट्रांसप्लांट की गई है। अभी हाल ही में भारत का किस देश के साथ पहला 2+2 वार्ता संवाद हुआ, राजनीतिक और सैन्य संवाद था? तो यह भारत और ब्राजील के साथ हुआ। नई दिल्ली में ये वार्ता आयोजित हुई। इस वार्ता में जो प्रतिनिधि रहे, भारत की तरफ से अतिरिक्त सचिव विदेश मंत्रालय के, संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय के, वहीं ब्राजील की तरफ से निदेशक विदेश मंत्रालय मार्सेलो कैमारा इनका नाम है, और रियर एडमिरल फर्नांडो डी लुका रक्षा मंत्रालय के हैं वहाँ के अधिकारी ब्राजील के। ये सभी अधिकारी इसमें सम्मिलित हुए। भारत की 2+2 वार्ता अभी तक किन किन देशों के साथ हो चुकी है? तो अमेरिका के साथ हो चुकी है, वो विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता थी। जापान के साथ भी सेम, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सेम, रूस के साथ भी सेम। यूके और ब्राजील के साथ अभी तक जो सम्मेलन हुए हैं उसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री न भाग लेकर के उनके अधिकारियों ने, सचिव स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया है। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एमवी राव को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। वो वान थुआंग जो कि वियतनाम के राष्ट्रपति, 12वें राष्ट्रपति थे, 1 वर्ष के कार्यकाल के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आलोचना से एक क्षुब्ध हो गए थे वहां पर, जो इनकी आलोचना लगातार की जा रही थी, इस वजह से बताया जा रहा है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। IMT ट्रिलैंड 2024, आई से इंडिया, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया, इन तीनों देशों का त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है जो कि आयोजित हो रहा है। पंकज आडवाणी भारत के बिलियर्ड्स के चैंपियन खिलाड़ी हैं। विश्व बिलियर्ड संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? शांगराओ, चीन में। तो इस संग्रहालय के द्वारा बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल कर लिया गया है। पंकज आडवाणी 27 बार के अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स व स्नूकर फेडरेशन विश्व चैंपियन विजेता हैं। 2004 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में वैश्विक लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2024, जो कि तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन था, आयोजित हुआ, जिसकी थीम थी वांस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिस्क्स टू डेमोक्रेसी। तो कहाँ पर आयोजित हुआ? सियोल, दक्षिण कोरिया में। प्रभा वर्मा केरल के साहित्यकार हैं। रौद्र सात्विकम के लिए इनको 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो केरल के साहित्यकार हैं, रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान जो कि 33वां था, इनको सम्मानित किया गया। दीपक कुमार को भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सखी ऐप विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित एप्लीकेशन है। गगनयान मिशन जो भारत का होगा, उसमें अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए इस ऐप का विकास किया गया है। मेगन ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो कारपेंट्रिया की खाड़ी है उसमें आया हुआ चक्रवाती तूफान है। KYC ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप, चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है, जिसके माध्यम से मतदाता जागरूकता बढ़ाई जाएगी। मतदाता को ये अधिकार है जानने का कि जिससे वो वोट देने जा रहा है उसका आपराधिक बैकग्राउंड क्या है। तो KYC ऐप जो कैंडिडेट्स हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस क्षेत्र के मतदाता अपने कैंडिडेट के बारे में यह जान पाएंगे इस ऐप के माध्यम से कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक करेक्शन कर लीजिएगा कि मार्च के चौथे शनिवार को अर्थावर जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार चौथा जो शनिवार पड़ा था 23 मार्च को पड़ा था। करेक्शन एक था। 27 मार्च को विश्व रंगमंच वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाते हैं। 1962 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। कंबोडिया, भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 5000 से अधिक भारतीय कंबोडिया में रोके गए हैं जबरदस्ती। क्यों रोके गए हैं? साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है उनको। तो भारत सरकार की गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, हाल ही में एक बैठक हुई है, और ये कहाँ पर? कंबोडिया देश में।
तो राजधानी कंबोडिया क्या है? नोम पेन है। मुद्रा क्या है इसकी? रियल है। पूछेगा, याद रखिएगा। T+0 ट्रेडिंग निपटान चक्र, ये क्या है? तो BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के द्वारा ये निपटान शुरू किया गया है हाल ही में, तब ये चर्चा में आया है। अभी तक T+1 ये निपटान चल रहा था, अर्थात जिस दिन शेयर खरीदा या बेचा जाता है उसके एक दिन बाद जो है निपटान कर दिया जाएगा शेयरों का, जो भी उसकी वैल्यू रहेगी। लेकिन अभी क्या है? T+0 में ट्रेडों को उसी दिन निपटान की अनुमति ये देता है, अर्थात यदि कोई निवेशक शेयर बेचता है तो उन्हें उसी दिन उनके खाते में पैसा जमा हो जाएगा, और जो खरीदार होगा, जो शेयर खरीदेगा, उनके डीमैट खाते में शेयर उसी दिन मिल जाएगा। T+0 ट्रेडिंग निपटान चक्र, याद रखिएगा। वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है। इसके अनुसार वर्ष 2015 से वर्ष 2022 तक टीबी की घटनाओं में 16% तक की गिरावट आई है। यहाँ तक कि टीबी के जो अज्ञात मामले हैं और ज्ञात मामलों में अंतर भी काफ़ी कम हुआ है। वैश्विक गिरावट अगर देखी जाए टीबी, तो 9% की वैश्विक गिरावट है। तो वैश्विक गिरावट से अधिक गिरावट भारत में देखी गई, जो कि अच्छी बात है। वर्ष 2023 में टीबी के 25.55 लाख मामले सामने आए, जो 1960 के दशक के बाद जब टीबी उन्मूलन, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था, उसके बाद सर्वाधिक मात्रा यह टीबी के मामलों की देखी गई है। सर्वाधिक मामले अगर राज्यों में देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक टीबी के मामले देखे गए, वहीं बिहार दूसरे स्थान पर आता है। टीबी के दो मुख्य प्रकार पाए जाते हैं। एक गुप्त टीबी, अर्थात टीबी के लक्षण इसमें गुप्त रहते हैं। टीबी का जो जीवाणु है वो संक्रमित तो कर देता है, वो आ जाता है बॉडी में, जीवाणु से फैलने वाली बैक्टीरिया संबंधित ये बीमारी है, ध्यान रखिएगा ये चीज, लेकिन इसके लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। सक्रिय टीबी, ये गुप्त टीबी ही सक्रिय टीबी में बदल जाती है जब इसके लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। सक्रिय टीबी का एक दुर्लभ या और घातक रूप है जिसको मिलियरी टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलियरी टीबी। इसमें रक्तस्राव जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक और प्रकार होता है टीबी का, दवा प्रतिरोधी टीबी, जो टीबी की दवा लेने के कारण कुछ टीबी के जीवाणुओं के प्रति ये प्रतिरोधी दवाओं के प्रति ये प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है शरीर के अंदर ही, वे दवाएं असर नहीं करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऐसी टीबी को दवा प्रतिरोधी टीबी कहते हैं। तो ये सभी टीबी के प्रकार हैं। भारत का जो लक्ष्य है 2025 तक टीबी का उन्मूलन कर देना है, जबकि वैश्विक लक्ष्य वर्ष 2030 तक है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर अफस्पा कानून को 6 महीने तक विस्तार दिए जाने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 महीने का यहाँ विस्तार दिया जाएगा अफस्पा कानून को। 1 अप्रैल 2024 से ये विस्तार लागू होंगे, प्रभावी। डेनियल कॉफमैन वर्ष 2002 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, यरूशलेम से ये संबंधित थे। 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इसलिए ये चर्चा में रहे। शिव शक्ति केंद्र, जिसको IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा चंद्रयान 3 के इस विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट के नाम को मंजूरी दे दी गई। आपको पता है कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, 23 अगस्त 2023 को सफल हो गया था। जब सफल हुआ तो विक्रम लैंडर जहां पर उतरा था, जिस जगह पर, उस प्रभाव क्षेत्र का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति केंद्र दिया था। अब इस शिव शक्ति केंद्र को IAU की मान्यता मिल गई है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की मान्यता मिल गई है। अब इसको वैश्विक पहचान मिल गई है। अब इसका विश्व में जहां भी नाम लिया जाएगा शिव शक्ति केंद्र के रूप में नाम लिया जाएगा। IAU की स्थापना 1919 में हुई। हेडक्वार्टर कहां पर है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं लास्ट में वीडियो के बताऊंगा।
चंद्रयान 1 के प्रभाव स्थल का नाम जवाहर स्थल था। चंद्रयान 1 का, देखिए, ये आर्बिटर मिशन था, अर्थात केवल घूम घूम करके चंद्रमा का चक्कर लगाना था और वहां से जानकारी इकट्ठा करनी थी। इसका एक भाग था, उसका नाम था MIP, मून इम्पैक्ट प्रोब। ये चंद्रमा के जिस स्थल पर उतरा था, जहां पर झंडा भारत का गाड़ा था इसने, उस स्थान को जवाहर स्थल नाम दिया गया था, चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। चंद्रयान 2 के प्रभाव स्थल का नाम, हालांकि ये चंद्रयान 2 मिशन हमारा आंशिक रूप से ही सफल रहा था, लेकिन इसके प्रभाव स्थल का नाम क्या रखा गया था? तिरंगा रखा गया। क्या रखा गया है? तिरंगा रखा गया है। इनकी लॉन्चिंग और प्रभाव क्षेत्र की जो डेट है वो क्या क्या है, याद रखिएगा, मे भी आ जाए एग्जाम में। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था PSLV C11 से। 14 नवंबर 2008 को ये चंद्रमा पर इसका MIP जो है उतरा था, मून इम्पैक्ट प्रोब उतरा था। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 से। 6 सितंबर 2019 को संपर्क इसका टूट गया था इसरो से। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया LVM-3M4 से। 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के इसने सफल लैंडिंग की और भारत पहला देश बन गया दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला चंद्रमा के। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में भूटान की 2 दिन की यात्रा की। भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अपनी सहायता को, जो भारत की सहायता 12वीं पंचवर्षीय योजना भी थी, 5,000 करोड़ रुपए की थी, उसको दोगुना कर दिया 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया भारत ने। 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए भूटान के साथ, जिसमें रेल संपर्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री के द्वारा इस दौरान भूटान के ब्रांड भूटान, भूटान बिलीव व गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी योजनाओं को समर्थन दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया। यह पहली बार है जब यह पुरस्कार या यह जो सम्मान है किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति को दिया गया है। वर्ष 2021 में इसकी घोषणा हुई थी। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान उन्हें ये पुरस्कार या ये सम्मान से सम्मानित किया गया। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं, मात्र 37 वर्ष के हैं। इसके पहले लियो वराडकर आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, लगभग 38 वर्ष उनकी आयु थी जब ये बने थे प्रधानमंत्री। हाल ही में लियो वराडकर ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद ही साइमन हैरिस नए प्रधानमंत्री वहां के बने। आयरलैंड में प्रधानमंत्री को आयरिश भाषा में ताओ सीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताओ सीच कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू का यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023, इसका 6ठा संस्करण हाल ही में स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा जारी किया गया। दिल्ली वर्तमान में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। लगातार चौथे वर्ष दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में बनी रही। बेगूसराय जो बिहार का है, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र या शहर बन गया है। शीर्ष 11 प्रदूषित शहरों में से 10, टॉप 10 में से 9 शहर भारतीय हैं। लाहौर एकमात्र है जिसने इज्जत बचाई है भारत की। 5वें स्थान पे है लाहौर पाकिस्तान का। बाकी 11 में से 10 भारतीय शहर हैं। शीर्ष 50 में से 42 भारतीय शहर हैं। ध्यान रखिएगा, शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 42 भारतीय शहर हैं। देशों में देखा जाए तो बांग्लादेश सबसे ज्यादा प्रदूषित, दूसरे स्थान पे पाकिस्तान, तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है भारत, चौथा तजाकिस्तान और 5वां बुर्किना फासो। ये टॉप 5 सर्वाधिक प्रदूषित देश हैं। शहरों में देखा जाए तो भारत का बेगूसराय, गुवाहाटी, दिल्ली, मुल्लनपुर, लाहौर को अगर छोड़ दिया जाए, लाहौर पाकिस्तान का है, नई दिल्ली, सिवान, सहरसा, गोसाईगांव और कटिहार, ये टॉप 10
में स्थित शहर हैं। इसमें लाहौर को छोड़ दिया जाए तो बाकी 9 के 9 भारतीय शहर हैं। टॉप 10 ये सबसे प्रदूषित शहर हैं विश्व के। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मानक है उसका पूरा करने वाले कुल 7 देश हैं मात्र। मानक क्या है? पीएम 2.5 वार्षिक औसत 5 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब या उससे कम वाले जो देश हैं कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, न्यूजीलैंड, आइसलैंड और मॉरिशस। ये 7 देश जो हैं वो WHO के मानकों को पूरा करने वाले हैं, मात्र 7 देश। विकासशील देश व्यापार योजना DCTS किस देश से संबंधित है? हाल ही में जो चर्चा में रही, तो यूनाइटेड किंगडम से ये संबंधित है, यूके से। ई क्रॉप क्या है? एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण है जो एप्लीकेशन के माध्यम से, SMS के माध्यम से सुविधा देता है जल की उपयोगिता की और कौन सी फसल लगाई जाए, फसल के बारे में और जल के बारे में जो जानकारी प्रदान करता है किसानों को। ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल आधारित उपकरण है। इसका विकास किसने किया है जो हाल ही में चर्चा में रहा? केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल में जो स्थित है, इसके द्वारा इसका विकास किया गया है। मानव तस्करी के मुद्दे पर हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग और किस संगठन के मध्य समझौता हुआ है? तो रेलवे सुरक्षा बल RPF और राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुरक्षा प्रदान करने के लिए मानव तस्करी से ये समझौता किया है। गुलाल गोटा उत्सव जयपुर राजस्थान में मनाया जाने वाला यह उत्सव है। नोवाकोट भारत और मारितानिया के मध्य पहला विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ पर किया गया? नोवाकोट में किया गया। नोवाकोट ये मारितानिया की राजधानी है दोस्तों। भारत और मारितानिया के मध्य पहला विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन यहाँ पर किया गया है। एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। हाल ही में तड़वई क्षेत्र जो तेलंगाना में आता है, वहां पर जंगल की आग के कारण यह चर्चा में रहा। 1953 में इस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी। यह वन्यजीव अभयारण्य दयाम वागु नदी से घिरा हुआ है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। एतुर नगरम वन्यजीव अभयारण्य कुआत्रो सिएनेगास मैक्सिको में स्थित चिहुआहुआन जो कि एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसकी आर्द्र भूमि है जिसका नाम है कुआत्रो सिएनेगास। हाल ही में चर्चा में रहा। किस कारण? जल संकट के कारण चर्चा में रहा है। क्या नाम है इसका? कुआत्रो सिएनेगास, मैक्सिको में स्थित है। सक्षम ऐप भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। 85 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति तथा 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए मतदान स्थल तक आसान पहुंच प्रोवाइड करवाने के लिए इस ऐप को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 148वीं अंतर संसदीय संघ IPU की बैठक आयोजित हुई। अंतर संसदीय संघ IPU की स्थापना 1889 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत की तरफ से राज्यसभा उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में 7 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इसमें भाग लिया। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 ये ILO और मानव विकास संस्थान के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार भारत में लगभग 83% युवा बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। मिशेल टेला ग्रैंड फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। इनको वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला जो कि गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मुश्क बुदिजी एक चावल की प्रजाति है, स्वदेशी किस्म की प्रजाति है भारत की। हिमालयी कश्मीर में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसको 2023 में GI टैग प्रदान किया गया था। यह अपनी अनोखी सुगंध के लिए विख्यात है। हाल ही में ये चर्चा में रही। अफानसी निकेतन सी माउंट हिंद महासागर में स्थित एक खनिज समृद्ध क्षेत्र है।
जिसमें तांबा, कोबाल्ट, मैग्नीज, निकल आदि खनिजों की विशाल मात्रा के अनुमान है कि ये भंडार इसमें पाए जाएंगे। भारत द्वारा यहाँ पर शोध कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी में आवेदन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सी बेड अथॉरिटी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जमैका के राजधानी किंगस्टन में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की जो कि राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम के द्वारा पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। 32 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या IAEA एक स्वायत्त संस्था है, मतलब कि ये यूएनओ की संस्था नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी में इसका मुख्यालय है। राजस्थान के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर, जिसका मंदिर का नाम भी रखा गया है ओम आकार मंदिर, इसका उद्घाटन किया गया। यह एक शिव मंदिर है, नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। कोविनेट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के लिए जारी एक नया नेटवर्क है। किसके द्वारा जारी हुआ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। क्या नाम है? पीयूष आनंद IPS हैं, यूपी कैडर के दोस्तों। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के नए DG बनाए गए हैं, नए महानिदेशक बनाए गए हैं। NDRF का दोस्तों मुख्यालय नई दिल्ली में अंत्योदय भवन में है। आपको बता दें कि NDRF की स्थापना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई है। रूमी अलकतानी सऊदी अरब की पहली महिला होंगी जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेंगी। तो सऊदी अरब पहली बार जो है ये कहाँ भाग ले रहा है? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। लुइस मॉन्टेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। WTT फीडर बेरूत 2024 जो कि टेबल टेनिस प्रतियोगिता है, श्रीजा अकुला जो कि भारतीय महिला हैं, इन्होंने महिला एकल खिताब इस टूर्नामेंट का जीत लिया है। स्टार्ट 2024 क्या है? विज्ञान व प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण अभियान है। इसरो का यह अभियान है। अप्रैल 2024 में यह लॉन्च होगा। क्रिस ब्राउन ब्रिटेन के नागरिक हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु निमो, जिसको दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव भी कहा जाता है, वहां तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए हैं। क्रिस ब्राउन कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। दुर्गमता के ध्रुव की बात करें तो पृथ्वी पर ऐसे स्थान, ऐसे बिंदु जो महासागरीय भी हो सकते हैं, महाद्वीपीय हो सकते हैं, ये काल्पनिक बिंदु होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोई भौतिक इनकी जानकारी नहीं है, काल्पनिक बिंदु है। इनकी संकल्पना W स्टीफेंसन द्वारा 1920 में दी गई थी। इनमें से कुछ जो स्थान है कौन कौन है? तो महाद्वीपीय दुर्गम ध्रुव जो कि मध्य एशिया व उत्तर पश्चिमी चीन में स्थित समुद्र से दूरस्थ बिंदु माना जाता है। दुर्गमता का उत्तरी ध्रुव जो कि आर्कटिक वृत्त में स्थित है, 84 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ और 174 डिग्री 51 मिनट वेस्ट, ये क्रमशः अक्षांश और देशांतर स्थिति है इसकी। दुर्गमता का दक्षिणी ध्रुव जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। दुर्गमता का महाद्वीपीय ध्रुव जो कि काइल सिटी दक्षिणी डकोटा प्रांत USA में स्थित है। दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव जो कि पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है, 48 डिग्री 52.6 मिनट साउथ, 123 डिग्री 23.6 मिनट वेस्ट, क्रमशः अक्षांश और देशांतर इसकी स्थिति है। तो आज के लिए इतना ही। PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे प्राप्त कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।